कपड़े फैलाते फैलाते ही आरती ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया है, 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। नहाते धोते 1 बजना ही था, तभी उसे अपनी सास शांति देवी और निशा की जोर जोर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। जरूर आज निशा फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। निशा उसकी छोटी ननद है, जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले शांति देवी बढ़ चढ़कर निशा के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती और उन्हें कोसती रहती। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू होता। निशा के पति राहुल को दूसरे दिन बुलवाया जाता और छोटी छोटी बातों पर जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती है, उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता। राहुल के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफ़ी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर निशा को वापस अपने साथ ले जाता। जल्दी से स्नान कर आरती रसोई की तरफ लपकी, तभी शांति देवी की नज़र उस पर पड़ गई। आरती को सुनाकर तेज आवाज में वे बोली, लो, महारानी के पूरे 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ। ना जाने कौन से उपटन मले जा रही थी कि घर में तूफान आ जाए पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा आरती को धोना पड़ता था, फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए आरती चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े समीर की सख्त आवाज़ ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि कोई आए या जाए स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए तुम्हें क्या है, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूं, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से निशा से बातें करूंगी। आरती के जवाब पर समीर के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें सौम्या को अम्मा ही संभालती है। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हो। समीर जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। आरती भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई, जहां सोफे पर निशा बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी निशा के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थी। जैसे ही उनकी नज़र आरती पर पड़ी, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उनके चेहरे पर लक्षित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है जिसकी कभी उसने अपने माता पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी, और एक हमारे घर की बेटी है जो जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फूला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती है। आरती बात का रुख पलटने के लिए निशा से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार हो ही चला है। समीर बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आ गई? ये भी नहीं सोचा कि ये कोई चाय पीने का समय है? पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ, कब से हम सब भूखे बैठे हैं। समीर की बातों से आरती का सारा प्रेम, सारी सेवाएं धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई घर में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है। बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है, हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया आरती को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार को समेट वह सामान्य होने की कोशिश करती काम में जुटी रही। हर बार की तरह फ़ोन करके राहुल को बुलवाया गया, पर इस बार राहुल ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, निशा स्वयं ही घर छोड़कर गई है तो वह स्वयं ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी भी कीमत पर निशा को लेने आने को तैयार नहीं हुआ।
समीर ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन निशा के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। आरती अपनी सास और समीर को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी, फिर उसकी क्या औकात थी। हर एक बात का फैसला शांति देवी ही करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज़्यादा ही उदंड और स्वार्थी हो गए थे। निशा भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती। वह जब कभी जरा सी भी बीमार हो जाती, तुरंत माँ को टेलीफोन कर देती और उसकी माँ आनन फानन में पहुंचकर निशा को अपने साथ घर ले आती। निशा के व्यवहार और घर में माँ की दखल अंदाजी से निशा का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से राहुल बुरी तरह खींच जाता। अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह निशा को समझाने की कोशिश करता तो निशा अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। इस कारण घर के लोगों का बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में आरती पर बरसता। समीर का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही निर्मम और रूखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा प्रताड़ित करता। गुस्सैल तो वह पहले से ही था, बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर समीर इतना क्रोधित हो गया कि आरती को गुस्से के मारे इतने जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जा टकराई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। आरती दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगे चोट से ज्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी अपने सिर के ऊपर उसे किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नजर सामने बैठी निशा पर पड़ी। जाने कब से आकर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। निशा धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। बरबस मिली सहानुभूति से आरती की आंखें भर आई। निशा ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं भाभी? पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती हूँ इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हैं? क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? तब आरती ने कहा, खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं, पर क्या इतना आसान है सब कुछ? समझदार को ही जिंदगी ऐसे अवसर देती है, वरना जिंदगी तो हर कदम पर खुद ही एक चुनौती है। कहीं ना कहीं तो इस चुनौती को स्वीकारना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया क्रोधी स्वभाव के हैं। परेशानियां उन्हें कभी कभी उदंड और निर्मम भी बना देती है। फिर भी जब इस तरह का क्रोधी, दबंग, उदंड और सिर्फ अपना ही अधिकार स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए, तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना ही नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति में जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करना और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। वैसे भी पुरुष होते ही अहमवादी है। जहाँ तक तुम्हारे भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही कुछ समय के लिए खो जाता है, पर उनके अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास रहता है।
मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कई दिनों तक वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पाते हैं। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके क्रोध को मैंने बहुत कुछ साध लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास दिला सही रास्ते पर ले आऊँगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे मन की दृढ़ता कायम रहे। ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह पति ही दोषी हो। आजकल छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है। इस टूटते परिवार की सारी त्रासदी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। सच पूछो तो औरत बरगद की वो छाँव है जहाँ बच्चे ही नहीं, घर के बुजुर्ग भी चैन और सुकून की सांस लेते हैं। इसलिए ही शायद प्रकृति ने नारी को दिलो दिमाग से अत्यधिक कोमल बनाया है, ताकि रिश्तों की भावना को दिल से महसूस कर वह उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में अपने अंदर छुपी अदम्य साहस और सहनशीलता से अपने घर का तिनका तिनका जोड़ उसे बिखरने से बचा लेती है। कौन नहीं चाहता कि उसे सुंदर, समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन जीवन में सब कुछ वही नहीं मिलता जैसे कि हम चाहते हैं। अगर अनचाहा मिले तो उसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, ना कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने में। कहाँ कहाँ और किन किन कठिनाइयों से हम भागते रहेंगे। मेरी मानो तो निशा, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुला अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बिठा जीने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वे लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य टूटने लगे तो अपनी भाभी को याद कर लेना उसके संघर्षों को, जो पिछले 5 वर्षों से वह तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही है। दूसरे ही दिन बिना किसी को बताए निशा घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह सुबह मंदिर गई है। देर होने पर सबको चिंता होने लगी। तभी निशा का फ़ोन आ गया कि वह अपने ससुराल चली आई है और यहाँ हर तरह से ठीक है। किसी को भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते बाद निशा अपने पति के साथ सबसे मिलने आई। दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। आते ही राहुल ने अपनी सास और समीर से माफ़ी मांगी और सीधे दोनों आरती के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही निशा आरती से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो ज़िंदगी में ना जाने मैं कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। खाने की टेबल पर निशा अपनी माँ से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेंगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए, तभी इस घर में भी सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों का निष्ठुर व्यवहार सहते सहते कहीं भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा रखती हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, आपकी बेटी के अधिकार को समझे, तो फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को क्यों वंचित रखती हैं। भैया से भी मैं यही चाहूँगी कि जितनी नसीहतें आप राहुल को देते हैं वे सारी की सारी नसीहतें खुद आपको भी याद रखनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वो तो ईश्वर, समाज, कुटुंब और माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिसके मानसिक रूप से टूटते ही सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने के टेबल पर निःशब्द शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। निशा के ससुराल जाते ही समीर आरती को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। आरती के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी शांति देवी बोली, अगर बहू डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो उसे कहीं दूसरी जगह घुमा ला। मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी और हाँ, सौम्या भी मेरे पास ही रहेगी। आरती को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं।
अगर पूरी लगन और निष्ठा से कोई काम को पूरा करने के लिए ठान ले तो ज़िंदगी ज़रूर उसे एक मौका देती है। अपने काम को पूरा करने के लिए बस ज़रूरत होती है थोड़े धैर्य की। धन्यवाद।